अध्याय 2 में आपका स्वागत है। अध्याय की पहली सीरीज में आपने देखा था कि किस तरह हमने राजस्थान के मुख्यमंत्रियों और उन तमाम प्रमुख नेताओं की दास्तान को आपके सामने रखा था जो आपने कभी सुनी नहीं थी। इस बार हम आपके सामने लेकर आए हैं देश के प्रधानमंत्रियों की कहानी, कुछ सुनी और कुछ अनसुनी। पंडित नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की कहानी। मैं योगेश शर्मा फिर अध्याय 2 के साथ आपके सामने हाजिर हूं। नमस्कार। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के पहले और अभी तक के सबसे लंबे समय तक लगातार अपने पद पर बने रहने वाले प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता, बच्चे जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे, महात्मा गांधी के शिष्य, अनुयायी और सिपहसालार। पंडित नेहरू की जीवनी को कम समय में बता पाना आसान नहीं है। अनेकों संस्मरण उनसे जुड़े हैं जो पराधीन भारत से भारत को स्वाधीन दिलाने तक हैं। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं पंडित नेहरू के उस चर्चित भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से, जो उन्होंने 14 अगस्त 1947 की देर रात 11:55 को संसद के सेंट्रल हॉल में दिया था। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू ने यह भाषण संविधान सभा में दिया था। इसे 20वीं सदी के उस समय के सबसे ताकतवर भाषणों में से एक माना जाता है। पंडित नेहरू ने कहा था, हमने नियति को मिलने का वचन दिया था और अब समय आ गया है कि अब हम उस वचन को निभाएं। पूरी तरह न सही, लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। एक क्षण आता है जो इतिहास में शायद ही कभी आता है, जब हम पुराने से नए की ओर बढ़ते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और जब लंबे समय से दबी हुई एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्त मिलती है। यह एक संयोग है कि इस पवित्र अवसर पर हम समर्पण के साथ खुद को भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा करने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के विशेष सत्र के दौरान पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस भाषण का भी जिक्र किया था। मोदी ने कहा था कि ये वो सदन है जहां पंडित नेहरू के स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज कोई नहीं भूल सकता। पंडित नेहरू ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बात की घोषणा ने 1941 में ही महात्मा गांधी ने कर दी थी। यानी हम कह सकते हैं कि 1941 में ही प्रधानमंत्री बनने की गुत्थी सुलझ चुकी थी। लेकिन भारी विरोध के चलते यह सपना 6 साल बाद पूरा हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू के बनने के बाद भारत को दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय नायक के रूप में प्रदर्शित कर निरपेक्ष आंदोलन में एक अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाई। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के बीच के संबंध अलग ही थे। बापू और चाचा नेहरू ने मिलकर भारत को आज़ादी दिलाने में अहम योगदान दिया। दोनों के बीच पहली मुलाकात लखनऊ में हुई थी 26 दिसंबर 1916 को। 27 साल के पंडित नेहरू इलाहाबाद से लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। वहां चारबाग स्टेशन के सामने उनकी पहली मुलाकात 47 साल के गांधी से हुई थी, जो अहमदाबाद से वहां पहुंचे थे। कांग्रेस के उस लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अपना भाषण दिया था और उसी अधिवेशन में दोनों की मुलाकात हुई। अपनी आत्मकथा टुवर्ड्स फ्रीडम में नेहरू ने अपनी और गांधी जी की पहली मुलाकात के बारे में बताया है। गांधी जी से मेरी पहली मुलाकात 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। हम सभी
दक्षिण अफ्रीका में उनके ऐतिहासिक लड़ाई के प्रशंसक थे, लेकिन वे हमारे जैसे युवाओं से बहुत ही दूर, अलग और अराजनीतिक ही थे। उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा लेने से मना कर दिया था, लेकिन जल्द ही चंपारण में किसानों और मजदूरों के लिए उनके आंदोलन में हम सभी ने उत्साह भर दिया। हमने देखा कि वे अपने तरीके से भारत में आजमाने के लिए तैयार थे और उनसे सफलता का भरोसा भी दिख रहा था। इसके बाद पंडित नेहरू गांधी जी के लिए खुद को बिना शर्त समर्पण करते नजर आए। 1920 में नेहरू असहयोग आंदोलन में बड़ी सक्रियता के साथ भाग लिया और जेल भी गए। जब चौरी चौरा की घटना घटी, उस वजह से गांधी जी ने आंदोलन रद्द कर दिया, तो उनका देश भर में विरोध भी हुआ, लेकिन पंडित नेहरू पूरी तरह महात्मा गांधी के साथ खड़े रहे। जब पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री चुनने की बात आई, तो उसके पीछे गांधी जी ही अहम भूमिका में थे, क्योंकि सरदार पटेल का नाम भी चर्चाओं में था। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद होना था, लेकिन उससे एक साल पहले ही ब्रिटेन ने भारतीय हाथों में सत्ता दे दी थी। अंतरिम सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तय हुआ था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री होगा अगला। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वो पिछले 6 सालों से इस पद पर थे। अब उनके जाने का वक्त हो गया था। तब तक गांधी नेहरू के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का मन बना चुके थे। 20 अप्रैल 1946 को उन्होंने मौलाना को पत्र लिखकर कहा कि वह एक वक्तव्य जारी करें कि अब वह अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते हैं। गांधी जी ने बिना लाग लपेट ये साफ कर दिया कि अगर इस बारे में मुझसे राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल को पसंद करूंगा। आखिर वही हुआ जो महात्मा गांधी चाहते थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि गांधी के अनुयायियों में जवाहरलाल नेहरू ही ऐसे थे जिन्होंने उनकी सम्मिलित देशभक्ति को थामे रखा। महात्मा की तरह ही वह भी एक व्यक्ति के रूप में और अपनी विचारधारा में नस्ल और धर्म, जाति और वर्ग, लिंग और भौगोलिक परिवेश से ऊपर उठकर थे। वे एक ऐसे हिंदू थे जो मुसलमानों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखते थे। वे एक ऐसे ब्राह्मण थे जो जातियों के बंधन को नहीं मानते थे। एक ऐसे उत्तर भारतीय थे जो दक्षिण पर हिंदी नहीं थोपते थे। एक ऐसे शख्स थे जिसकी वैज्ञानिक सोच पर लोग भरोसा करते थे। इस तरह गांधी के बाद नेहरू ही सबसे विशाल हृदय भारतीय थे। ये बात सही भी साबित हुई। 1952 में पंडित नेहरू ने देश में जो लोकतंत्र की नींव रखी, वह आज भी जारी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, यूं कहे प्रयागराज में हुआ। एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू जाने माने वकील थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। उनकी मां का नाम स्वरूप रानी था। मोतीलाल नेहरू के 4 बच्चे थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़े थे। जवाहरलाल नेहरू ने 14 साल की उम्र तक अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी कर ली थी। 15 साल की आयु में वह इंग्लैंड के हैरो स्कूल पहुँचे। 2 साल के बाद कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज पहुँचे और नेचुरल साइंस में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। लंदन के इनर टेम्पल में उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की थी। 1916 में उन्होंने कमला कौल से शादी कर ली थी, जो आगे चलकर कमला नेहरू कहलाई। 1917 में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। पंडित नेहरू ने ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, वो भी जेल के अंदर, और बिना कोई भी सामग्री के उन्होंने भारत एक खोज नाम का महान ग्रंथ लिख डाला। आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर पंडित नेहरू को गिना जाता है। पीएम पद पर रहते हुए उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। जहां कभी सुई नहीं बनती थी, वहां पंडित नेहरू ने हमें एम्स, आईआईटी, आईआईएम, भांकड़ा नांगल, हीराकुंड, बीएआरसी, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, भेल, स्टील प्लांट और प्रमुख औद्योगिक परिसर दिए, जो भारत जैसे नव स्वतंत्र देश के विकास के लिए आगे चलकर मील का पत्थर साबित हुए। पंडित नेहरू ने शिक्षा, सामाजिक सुधार, आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिकरण सहित कई क्षेत्रों में
काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने विचारों और अपने उल्लेखनीय कार्यों की वजह से ही महान बने। आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने देश की तस्वीर बदलने के लिए कई कड़े फैसले किए। उन्होंने आईआईटी, आईआईएम और विश्वविद्यालयों की स्थापना की, साथ ही उद्योग धंधों की भी शुरुआत की। उन्होंने भाखड़ा नांगल बांध, रिहंद बांध और बोकारो इस्पात की स्थापना की। वह इन उद्योग धंधों और इन आधुनिक शिक्षण संस्थाओं को आधुनिक मंदिर मानते थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दूरदृष्टि और समझ से जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, उनसे देश को आज भी लाभ मिल रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951-1956 तक लागू हुई। शुरुआत में लोगों के मन में इस योजना के सफल होने को लेकर संदेह था, लेकिन 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के नतीजों ने इस पर आशंकाएं कम कर दी। इस योजना के दौरान विकास दर 3.6% दर्ज की गई। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय सहित अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी हुई। 1952 में देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे। नेहरू लोकतंत्र में आस्था रखते थे। आम चुनाव 1957 और 1962 में लगातार जीत के बाद भी उन्होंने विपक्ष को पूरा सम्मान दिया। संसद में नेहरू विपक्षी नेताओं की बात ध्यान से सुनते थे। 1963 में अपनी पार्टी के सदस्यों के विरोध के बावजूद भी उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराना मंजूर किया। अटल जी ने पंडित नेहरू से कहा था कि उनके अंदर चर्चिल भी है और चैम्बरलिन भी, लेकिन नेहरू ने उनकी बात को बुरा नहीं बल्कि सम्मान से देखा। उसी दिन शाम को दोनों की मुलाकात हुई तो नेहरू ने अटल जी की तारीफ की और कहा कि आज का भाषण बड़ा ज़बरदस्त रहा। नेहरू विपक्ष के नेताओं द्वारा की गई आलोचना को भी बुरा नहीं मानते थे और उनका सम्मान करते थे। और यही कारण है कि अटल जी को एक दिन कहा था उन्होंने कि आप देश के प्रधानमंत्री तक के पद तक पहुंचेंगे, और ऐसा ही हुआ। पंचायत राज के श्री गणेश पंडित नेहरू ने किया और राजस्थान के नागौर से ही इसकी शुरुआत उन्होंने की थी। दक्षिण भारत में अलग देश की मांग उठी, तब पंडित नेहरू ने जो फैसला लिया उसने देश की एकता और अखंडता को और भी मजबूत करने का काम किया। द्रविड़ कड़गम पहली गैर राजनीतिक पार्टी थी जिसने द्रविड़ नाडु, द्रविड़ों के लिए अलग देश बनाने की मांग रख दी। द्रविड़ नाडु के लिए आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन पंडित नेहरू ने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। नेहरू की अगुवाई में कैबिनेट ने 5 अक्टूबर 1963 को संविधान का 16वां संशोधन पेश कर दिया और इसी के साथ अलगाववादियों की कमर टूट गई। इस संशोधन के माध्यम से देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा, अक्षुण्ण रखूंगा शब्द जोड़े गए। संविधान के इस संशोधन के बाद द्रविड़ कड़गम को द्रविड़ नाडु की मांग को हमेशा के लिए भूलना पड़ गया। नेहरू चाहते थे कि भारत किसी भी देश के दबाव में नहीं आए और विश्व में उसकी स्वतंत्र पहचान हो। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था उनका पंचशील का सिद्धांत, जिसमें संप्रभुता बनाए रखना, दूसरे राष्ट्र के मामलों में दखल न देना जैसे 5 महत्वपूर्ण शांति के सिद्धांत शामिल थे। नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। गुटनिरपेक्षता का मतलब यह है कि भारत किसी भी गुट की नीतियों का समर्थन नहीं करेगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बरकरार रखेगा। जब नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली अमेरिका यात्रा कर रहे थे तो उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि वह उस देश से घर में भोजन की कमी से निपटने के लिए कहे। उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि मैं भीख का कटोरा लेकर अमेरिका की अपनी पहली यात्रा नहीं कर रहा हूँ, हमें हमारी समस्या को स्वयं ही सुलझाना होगा। पंडित जी ने धर्मनिरपेक्षता का प्रचार किया, बल्कि इसका पूरी तरह पालन भी किया। और साथ ही चीन के साथ संबंध हो या पाकिस्तान के साथ संबंध हो, कई जगह पर उनकी नीतियों को लेकर आलोचना हुई, चाहे कश्मीर को लेकर आलोचना हुई,
लेकिन पंडित नेहरू ने न केवल प्रत्येक नागरिक में लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को आत्मसात किया, बल्कि युवा और स्वतंत्र भारत को आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर होना भी सिखाया। यदि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान के निर्माता हैं, तो पंडित नेहरू को सही मायनों में भारतीय लोकतंत्र का पिता कहा जा सकता है। अध्याय 2 में आज इतना ही। फिर इतिहास में छाप छोड़ चुके प्रधानमंत्रियों की कहानियों के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।